नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत उपाध्याय आप सभी का श्रीकुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का बजट देखेंगे। कल हम लोग भारत का अंतरिम बजट देखे थे। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये जानना चाहिए कि जो बजट होता है, जो बजट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बजट में होता क्या है। तो बजट में आप ये जानिए कि ये सरकार का पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं लेखा जोखा होता है। क्या होता है? लेखा जोखा होता है। जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, जैसे 2024-25 का बजट हमारे प्रदेश सरकार ने जारी किया, तो 2024-25 में कहने का मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक सरकार के पास क्या क्या कह सकते हैं कि खर्च करने का क्या क्या इन्होंने योजना बना रखा है। और इस योजना के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास साधन हैं, सोर्स हैं, जिससे हमको पैसा प्राप्त होना है। तो कहने का मतलब कि बजट में आप कह सकते हैं कि एक वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है? वित्तीय विवरण होता है, जिसमें सरकार के समस्त आय और व्यय का क्या है पूरा चर्चा किया गया होता है कि सरकार का क्या क्या आय होगा और सरकार कैसे कैसे क्या व्यय करेगी। उसी का पूरा लेखा जोखा क्या है? आपका बजट है। और बजट जो बनता है वो आगामी वर्ष के लिए बनता है, मतलब आने वाले साल के लिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बजट होता है, जो बजट हम बनाते हैं, उस बजट में 3 वर्षों का जिक्र होता है। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का चर्चा होता है। किसी बजट में 3 वर्षों का आंकड़ा शामिल होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का बजट हम बना रहे हैं, तो इस बजट में 3 वर्षों का डेटा हमको देखना पड़ेगा, या 3 तरह का आंकड़ा आप देखेंगे। एक होता है आपका जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, एक जो वित्तीय वर्ष आएगा जिसके लिए हम बजट बना रहे हैं वह वित्तीय वर्ष, और एक वित्तीय वर्ष वह जो बीत चुका है, जो बीत चुका है। तो कहने का मतलब है जो बीत चुका है वह वित्तीय वर्ष, जो चल रहा है वह वित्तीय वर्ष, और जो वित्तीय वर्ष आएगा उसको मिला करके 3 वर्ष हो गए। तो हमारा जो बजट होता है इसमें कितने वर्षों का कह सकते हैं चर्चा होता है, 3 वर्षों को मिला करके हम बजट बनाते हैं सीधा। और जो ये बजट होता है, इस बजट में 4 प्रकार के आंकड़े भी देखने को मिलते हैं। 3 वर्ष का पूरा आप कह सकते हैं आंकड़े रहते हैं बजट में, लेकिन वो आंकड़े 4 प्रकार से दिए होते हैं। एक तो होता है जो पिछला वर्ष है, जैसे मान लीजिए 2024-25 का बजट आया है, तो इसके पीछे का कौन सा बजट रहा होगा? 2023-24 का। और 2024-25 का हम बजट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है 2024-25 का हमारा जो एस्टिमेटेड है, जो हम सोच रहे हैं कि हमारा आय ये होगा और ये व्यय हम करेंगे, सरकार का जो पूरा आकार है बजट बनाने का, आप कह सकते हैं कुल साइज क्या होगा, वो 2024-25 का आंकड़ा हो गया। और 23-24 अभी चल रहा है, वो 31 मार्च तक चलेगा। तो जो 23-24 चल रहा है, इसके 2 आंकड़े होंगे। एक जो 23-24 का जब बजट बनाया गया था, उस समय क्या ने सरकार का लक्ष्य था, कितना खर्च करने का, कितना बड़ा आकार था बजट का, वो बजटेड होता है। ऐसे ही 2024-25 का जो बजट बनेगा उसमें भी एक बजटेड होगा। जैसे इस बार का जो बजट बनाया जा रहा है, जो सरकार ने बजट का आकार रखा है, वो 7,36,000 करोड़ रुपए का रखा है व्यय करने का पूरा, या बजट का पूरा आकार रखा है। तो बजटेड में आपका 7,36,000 हो गया। ऐसे ही जो चालू वित्त वर्ष है, इस चालू वित्त वर्ष में आपने देखा होगा, तो पढ़ा होगा आपने, जो पिछले वर्ष का बजट था, 2023-24 का बजट था, या जो बजट चल रहा है, उस बजट में आप देखेंगे कि सरकार ने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया था। तो ये बजटेड था, लेकिन अभी जो संशोधित अनुमान आया है, जो सरकार ने अभी तक जो खर्च कर रखा है, वो 6,32,000 के आसपास है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो वर्तमान का वित्तीय वर्ष है उसके 2 आंकड़े होंगे, और जो पिछला वर्ष बीत चुका है, कहने का मतलब 2022-23, उसका जो वास्तविक सरकार का बजट होता है, जो खर्च, क्योंकि इसका पूरी तरह आंकड़ा सरकार को मालूम होता है कितना हमने खर्च कर रखा है, तो उसका वास्तविक, तो पिछले वित्तीय वर्ष का वास्तविक, वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजटेड और संशोधित,
और जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसका बजटेड। तो आने वाला वित्तीय वर्ष क्या है, 2024-25, तो उसका एक जो है एस्टिमेटेड जो है आप आंकड़ा रखते हैं कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इतने आकार का हम बजट बनाए हैं। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश का जो बजट है, बजट का आकार 7,36,000 करोड़ रुपया है। क्लियर? जैसे पिछली बार 6,90,000 का था, वैसे इस बार 7,36,000 का है। इसके पहले वाला जो आकार था वो 6,90,000 का था, उसके पहले जाएंगे तो 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट रहा है। तो ये सब क्या है, एस्टिमेटेड थे, बजटेड थे कि हम इतना करेंगे। क्लियर? तो जो ये बजट सरकार ने बनाया है, इस बजट के माध्यम से सरकार क्या चाहती है कि जो बजट का ध्येय वाक्य है या नारा है सरकार का, जो संकल्प है, सरकार ये चाहती है कि लोक मंगल बजट से जन कल्याण का संकल्प निश्चित कर रही है कि जो बजट में जो प्रोविज़न हमने कर रखा है या बजट में जो सरकार ने अपने प्रमुख योजनाओं को जो अनाउंस कर रखा है, उसका पूरा फोकस क्या है, जन कल्याण। क्लियर? बजट में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अब जो है बीमारू राज्य में नहीं आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है आप कह सकते हो 3.46% ही है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर आप कहें कि व्यक्ति किस स्थिति में है तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखा जाता है। वैसे ही राज्य में आप कह सकते हैं कि अगर किसी राज्य का आपको दशा देखना है कि क्या स्टेटस है किसी राज्य का, तो वहाँ की भी वित्तीय स्थिति देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में तो यहाँ का जो घाटा है वो 3.46% है। इसका मतलब है कंट्रोल्ड है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वैसे भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है या नेशनल इनकम में जो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है वो 9.2% के आसपास है, और साथ ही साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश है। हम लोग ये देखें कि उत्तर प्रदेश का जो बजट का आकार है पूरे एक्चुअल अमाउंट पे कितना है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यह है 7,36,437.71 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। और इस बजट में जो राजस्व व्यय का आप देखेंगे कि जो सरकार के द्वारा एस्टिमेट किया गया है वो 5,32,655.33 लाख करोड़ रुपए का है। तो राजस्व व्यय जो है 5.32 लाख करोड़ है। वहीं पे जो पूंजीगत व्यय है वो 2,03,782.38 लाख करोड़ रुपए का बनाया गया है। कहने का मतलब है कि जो पूंजीगत व्यय है वो 2,03,000 करोड़ का है, और वहीं जो आपका राजस्व व्यय है वो 5,32,000 करोड़ रुपए का है। क्लियर? ऐसे ही हमने आपको बताया कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 3.46% है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेटस है, इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो दिन पर दिन बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कह सकते हैं आय के स्रोतों को बढ़ाया है, और जो भी योजनाएं लागू किया है, और जो भी आप कह सकते हैं कि और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और संरचना का विकास किया, और कहीं न कहीं इकोनॉमी में, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में आय का सृजन कर रहा है या इनकम को जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका घाटा हर साल घटता जा रहा है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम देखें कि अमाउंट में कि बजट घाटा कितना है, तो 15,103.89 करोड़ रुपए का बजट घाटा है। 15,103 रुपये का ये आपका बजट घाटा है, और राजकोषीय घाटा आपका 3.46 है। क्लियर? ऐसे ही अगर जीडीपी के अनुपात में हम ऋणग्रस्तता देखें कि जो हमारी जीडीपी का साइज है, अगर उसके संदर्भ में देखें तो हमारा ऋणग्रस्तता 33.5% के आसपास है। क्लियर? ऐसे ही अगर जो हमारा ये बजट का आकार है 7,36,437 करोड़ रुपया, उसमें जो आय के हम देखें कि कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आएगा, तो उसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा मद है वो 37% जो है राज्य का खुद का कर राजस्व है। तो राज्य की आमदनी में या राज्य की आय में या राज्य के बजट में जो पूरा बजट का अमाउंट रखा गया, उसमें आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो राज्य का स्वयं का कर है। उसके बाद जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा फंड ट्रांसफ़र होता है, कहने का मतलब जो वित्त आयोग होता है वो जो रिकमेंड करता है सरकार को कि इतने अमाउंट में पैसा आप, इतना परसेंटेज आप देंगे, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 30% के आसपास हमारा जो ये
बजट का आकार है उसमें 30% का लगभग आप कह सकते हैं कि जो आय है वो कर अंतरण से आता है, सेंटर के द्वारा डिवोल्यूशन से आता है। वहीं पे जो हमारा आय कह सकते हैं बजट के आकार में देखें तो 15% का जो हिस्सेदारी आता है वो ऋण के माध्यम से आता है, जो पब्लिक डेब्ट के रूप में आता है। ऐसे ही करीब 13% के आसपास केंद्रीय अनुदान के माध्यम से हमारे पास पैसा आता है, जिसको सेंट्रल ग्रांट्स बोलते हैं। इस प्रकार राज्य का स्वयं का कर सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर आपका जो सेंटर से ट्रांसफ़र आता है फंड का उसका है, फिर आपका पब्लिक डेब्ट है, उसके बाद आपका जो है सेंट्रल ग्रांट्स है। तो ये सोर्स है मेजर। ऐसे ही जो पैसा है हमारे पास, जो बजट हमारा बना हुआ, उस बजट में अगर खर्च को देखें तो कुल बजट का लगभग हमारा जो कह सकते हैं मोटा मोटा 21% जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, और उसी में आप कह सकते हैं कि लगभग 13% के आसपास 12.8% आपका सैलरी और अलाउंस में जाना है, लगभग 11% जो है पेंशन में जाना है, और 9% जो है राज्य सरकार खुद ग्रांट देती है बहुत सारे स्कीम्स को लेकर के, प्रोग्राम्स को लेकर के, तो उसमें जाना है। तो खर्च में देखा जाए पूंजीगत व्यय 21% है, वेतन भत्ते में लगभग 13% है, पेंशन में 11% है, और ग्रांट्स में 9% है। सरकार हमेशा जो है इन पक्षों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, किस तरह से ये जो राजस्व व्यय हैं इनको कैसे घटाया जाए, क्योंकि राजस्व व्यय जितना ज़्यादा घटेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा घटेगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई असेट्स जनरेशन नहीं होता है, कोई संपत्ति का सृजन नहीं होता है, कोई देश में कोई बड़ा कार्य नहीं होता है, विकासात्मक कार्य नहीं होता है, आप कह सकते हैं। तो सरकार हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाने पे फोकस करती है, ताकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटेगा तो हमारा जो है बचत बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बचत बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा। और जब सेविंग बढ़ेगा किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, तभी वो जा कर के कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएगा, तभी जा कर के वो नए नए हाईवे बना पाएगा, नई नई फैक्ट्रियाँ बना पाएगा। तो वो इसीलिए जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की बात की जाती है, ताकि जो है कैपिटल फार्मेशन हो, सेविंग हो, और नई नई कंपनियों, नए नया अवसंरचना का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हाईवेज बने, एक्सप्रेसवे बने, फैक्ट्री बने, बहुत सारे पार्क्स बने। तो इसीलिए इस पर फोकस करता है सरकार कि किस तरह से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाएं, क्लियर, और रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाएं या रेवेन्यू इनकम को बढ़ाएं, क्लियर। ऐसे ही बजट में कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स हैं, कह सकते हैं कि जिस पे सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो उसमें अगर देखें तो सबसे बड़ी फोकस सरकार ने इस पे किया है एयर स्ट्रिप्स, जो हवाई पट्टी बनता है, उसके लिए जो है सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कारण ये है कि अभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आप कह सकते हैं कि ट्रैवल करने वाले लोग हैं, जो टूरिज़्म है वो बढ़ रहा है, और बहुत सारा जो कल्चर और हेरिटेज को लेकर के सरकार जो है बहुत सारी डेवलपमेंट कर रही है, बहुत सारी कॉरिडोर बना रही है। तो निश्चित रूप से इन फ्यूचर इस तरह का एक कह सकते हैं कि संभावना है, और वर्तमान में ऐसा देखते भी हैं कि पर्यटकों की संख्या या ट्रैवलर्स की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। तो इसको लेकर के सरकार बहुत सारी हवाई पट्टी बना रही है। और अगर तुलना करें लास्ट ईयर से इस ईयर में, तो हमारे यहाँ जो एयर ट्रैवलर्स है या एयर रूट से जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उसमें जो है करीब 20% की वृद्धि आप देख सकते हैं। तो इसलिए एयर स्ट्रिप से सरकार ध्यान दे रही है। साथ ही साथ अयोध्या के अंदर ही सरकार के द्वारा जो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, और उसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का जो है बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ क्योंकि सरकार जो है स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम चला रही है, और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम को चलाने के लिए आप कह सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें आपका जो है मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड करने के लिए 2500 करोड़ रुपया जो है बजट में आवंटन किया है। और ये जो अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट में आप जानते हैं कि जो भी आपका चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के हो, चाहे वो रोड मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे ट्रैफिक को लेकर के हो, चाहे वहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, तो उन सब को जो है कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए या रिनोवेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए सरकार जो है 2500 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविज़न किया है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी सरकार ने जो है 2057 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। और गंगा एक्सप्रेसवे के विषय में ये जान लीजिए कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है, और जो कि कह सकते हैं कि 12 जिलों से, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से
यह जो है पास होगी या गुजरेगी, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर के मेरठ तक जाएगी और इसमें 12 ज़िले शामिल होंगे। और वहीं पे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अगर गंगा एक्सप्रेसवे दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, तो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो इसका आप कह सकते हैं कि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है वो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है और इसका गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 600 किलोमीटर है। और इस बजट में 22,000 जो है मेगावाट सोलर पावर को जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ ये सवाल परीक्षा में बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है, तो बनारस में मेडिकल कॉलेज बनेगा और इसके लिए जो है सरकार 400 करोड़ रुपए का आवंटन बजट में किया है। साथ ही साथ किसानों के लिए सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा है बजट में। इसके अंतर्गत किसानों को फ्री वाटर, मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी जो सिंचाई करना है उसके लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट बनाया है और सरकार जो है निःशुल्क उनको सिंचाई की व्यवस्था देगी। और बजट में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, कृषि विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया है इस बार का, वो 5.1% रखा गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका बजट है, इस बजट में इस वित्तीय वर्ष के लिए जो 2024-25 का वित्तीय वर्ष होगा, उसमें 24,863 करोड़ रुपए का नई स्कीम चलाने की बात की गई है। क्लियर? कि इतने रुपए के माध्यम से सरकार बहुत सारी नई स्कीम लेके आएगी। ये अमाउंट याद रखिएगा, 24,863.57। इतने अमाउंट के माध्यम से सरकार बहुत सारी नई योजनाओं को संचालित करेगी। और बजट में एक और बात किया गया है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम का। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है कि आप जानते हैं जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है तो पानी का अच्छे से जो है आप कह सकते हैं कि पानी बह नहीं पाती है और इससे क्या होता है कि पानी एक जगह लगने लगता है, पानी का प्रवाह रुक जाता है। तो रुकने की वजह से क्या होगा कि जो भी क्षेत्र होगा धीरे धीरे वो पानी जो है उन क्षेत्रों में जो आवासीय क्षेत्र है उसमें पानी चला जाता है, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है पूरा आदमी का आवागमन और सारी क्रियाकलापें। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने इस बजट में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम का बात किया है। कहने का मतलब यह है कि अगर कितनी भी भारी बारिश हो, ऐसी स्थिति में पानी का जो बहाव है वो रुके न, इसके लिए बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि उस तरह की व्यवस्था किया जाएगा ड्रेनेज का, ताकि जो है पानी जो है आराम से बह सके और ये पानी लगने वाली जो समस्या है, बाढ़ आने वाली जो समस्या है क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज़ में, वो चीज़ न हो। और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम या स्टॉर्म वाटर जैसी फैसिलिटी आप देखेंगे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, शिकागो या कैलिफोर्निया, लंदन, वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है। और यह सिस्टम ये आज या आधुनिक भारत का नहीं है या आधुनिक समाज का नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही इस तरह की सुविधाएं या इस तरह की व्यवस्था जो है हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलते हैं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसे सिस्टम पहले भी थे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यह क्लास जो है इसको ध्यान रखिएगा कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो स्टेट का कोई और एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी SSSC का हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में यह सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।